नमस्कार, ध्रुव स्टडी पर आपका स्वागत है। आज 28 मार्च है। आज 28 मार्च है। आ, इसके साथ ही जानेंगे करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिटेल के साथ में। इसके साथ ही जॉब, एजुकेशन और इतिहास में आज के दिन की घटनाओं के बारे में जो एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से इम्पोर्टेंट है। एक सेकंड, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। एक गलत सिलेक्शन हो गया। ये 28 आज 28 मार्च है। करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल से डिस्कस करेंगे। साथ में जानेंगे जॉब, एजुकेशन और इतिहास में आज के दिन की मुख्य घटनाओं की जो एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से इम्पोर्टेंट है। यह है मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम। आज के दिन का आज के दिन 1737 में मराठा जो साम्राज्य था इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के दिन मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने जो दिल्ली है और दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है उस पे चढ़ाई कर दी थी और अपना साम्राज्य स्थापित किया। और मराठा का जो साम्राज्य था उसको एक बुलंद आवाज अपनी दी कि हाँ, कि मराठा साम्राज्य अभी जिंदा है। डिटेल से बात करते हैं कि मराठों ने मुगलों से मालवा और बुंदेलखंड पर अपना अधिकार स्वीकार करवाने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली दरबार ने इसे ठुकरा दिया। यानी मराठा चाहते थे कि मालवा और बुंदेलखंड पर अपना अधिकार, उनका अधिकार हो। इसके लिए उन्होंने दिल्ली दरबार से बात की, तो दिल्ली दरबार ने, दिल्ली में मुगलों का राज था, तो मुगलों ने इसके लिए इनकार कर दिया। तो मराठा साम्राज्य ने 1737 में एक अभियान चलाया। उस समय पेशवा बाजीराव प्रथम थे। उन्होंने सैन्य रणनीति और तेज गति वाली घुड़सवार सेना के बल पर मुगल साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था। मराठा सेना ने बड़ी ही चालाकी से दिल्ली पर हमला किया और 28 मार्च 1737 को दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में कहर मचा दिया। मुगल सेना की कमान कमरुद्दीन खान के हाथ में थी, लेकिन वह मराठों की तेज और अचूक रणनीति के सामने असफल रहा। मराठों ने दिल्ली के बाहरी इलाके शहादरा और करनाल जो अभी हरियाणा में आता है, लूटपाट मचा दी और मुगल सेना को पूरी तरह हराया। मुगलों की कमजोरी को देखकर 1739 में 1739 में नादिर शाह ने भारत पर हमला किया और दिल्ली को लूटा। स्टार्ट करते हैं जॉब एजुकेशन की। तो फोर्थ ग्रेड पे भर्ती निकली हुई है 52,453 पदों पर। इसके लिए एलिजिबिलिटी है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10वीं पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट एप्लीकेशन अप्लाई करने की 19 अप्रैल है। ड्राइवर के लिए 2,756 पदों पर भर्ती निकली हुई है। 8वीं पास और ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है। एज लिमिट 40 साल है और आवेदन की लास्ट डेट आज है, इसके बाद नहीं है। बात करते हैं एनएचएम, ये वैकेंसी निकल गई। इसकी लास्ट डेट 19 अप्रैल थी एनएचएम और एमईएस के लिए। इस पर संविदा पदों पर 13,998 पदों पर भर्ती निकली हुई थी। लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड पे भर्ती निकली हुई 2,756 पदों पर। एज लिमिट 40 साल है। आवेदन की लास्ट डेट 3 अप्रैल है। असिस्टेंट इंजीनियर के 1,057 पदों पर भर्ती निकली हुई है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो बीई बीटेक की डिग्री जरूरी है। एज लिमिट 40 साल है। आवेदन की लास्ट डेट 12 सितंबर है। पूर्व आर्मी कैप्टन के लिए 4 पदों पर भर्ती है। इसमें उप कमांडेंट के लिए 4 पदों पर भर्ती है। आवेदन की तिथि इसमें 22 अप्रैल। करंट अफेयर पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, अवैध प्रवासियों से निपटने के लिए इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल कब पारित हुआ? तो ये है 27 मार्च को। ये बिल संसद में पेश हुआ
इस विधेयक को 11 मार्च 2025 को लोकसभा में पेश किया गया। 27 मार्च को पारित हो गया। इसका उद्देश्य भारत में आप्रवासन विदेशी नागरिकों के प्रवेश और निवास को विनियमित करना है। ये विधेयक पुराने कानूनों को निरस्त करता है, जिसमें पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920 एंड विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939, विदेशियों का अधिनियम 1946 और इमिग्रेशन कैरियर्स लाइबिलिटी अधिनियम 2020 शामिल है। गृह मंत्री ने संसद में कहा कि देश कोई धर्मशाला नहीं है, अवैध प्रवासियों से सख्ती से निपटा जाएगा। दरअसल अवैध प्रवासियों की बात की जाए तो अवैध प्रवासियों से की सबसे बड़ी समस्या है जो बांग्लादेश के जो लोग हैं भारत में सबसे ज्यादा इमिग्रेट हो रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है बांग्लादेश से आने वाले लोगों की। देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये है गुजरात के आणंद में। 26 मार्च 2025 को लोकसभा ने त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 को ध्वनिमत से पारित किया, जिसे गुजरात के आणंद में देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। विश्वविद्यालय का नामकरण अमूल डेयरी के संस्थापक और सहकारी आंदोलन के अग्रणी त्रिभुवन दास किशोरी भाई पटेल के सम्मान में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फरवरी 2025 में सिडबी ने एमएसएमई के वित्त पोषण के लिए किस कंपनी के साथ समझौता एमओयू हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है टाटा कैपिटल। इस एमओयू पर सिडबी के मुख्य महाप्रबंधक विवेक कुमार मल्होत्रा, सिडबी के महाप्रबंधक कौन है इस समय? विवेक कुमार मल्होत्रा। टाटा कैपिटल लिमिटेड के मुख्य प्रबंधक परिचालक अधिकारी विवेक चोपड़ा ने हस्ताक्षर की। हस्ताक्षर किसने किए? सिडबी के मुख्य महाप्रबंधक विवेक कुमार मल्होत्रा और टाटा कैपिटल लिमिटेड के मुख्य परिचालक अधिकारी विवेक चोपड़ा ने इस पर हस्ताक्षर किए। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी। सिडबी की फुल फॉर्म क्या है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। भारत सरकार का एक प्रमुख वित्तीय संस्थान है जिसका मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग एमएसएमई क्षेत्र के विकास और वित्त पोषण में सहायता प्रदान करना है। यह वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित है। सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 में हुई और इसका मुख्यालय यूपी के लखनऊ में है। टाटा कैपिटल की बात करें तो टीसीएल है, टाटा कैपिटल लिमिटेड। इसकी स्थापना टाटा समूह की स्थापना एक वित्तीय सेवा कंपनी है जो खुदरा और कॉर्पोरेट वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है। यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में काम करती है। ये गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी ये बैंक नहीं है, लेकिन ये वित्तीय कंपनी के रूप में काम करती है, यानी कई सेक्टर में काम करती है। ये है आपको पर्सनल लोन भी देती है। टाटा कैपिटल जो लिमिटेड है ये पर्सनल लोन देती है, ऑटो लोन देती है, कई सारे लोन देती है, लेकिन ये बैंकिंग कंपनी नहीं है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। तो जो सिडबी ने वित्त पोषण के लिए टीसीएल से यानी टाटा कैपिटल से एक एमओयू किया है एमएसएमई की ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फरवरी 2025 में एशियाई विकास बैंक एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कोलकाता में जलवायु और आपदा प्रतिरोधी सीवरेज और जल निकासी बुनियादी विकास के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है? तो यह है $200 मिलियन। एडीबी ने कोलकाता में जलवायु और आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए $200 मिलियन का ऋण मंजूर किया है।
एडीबी की बात करें तो ये इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुई। इसका जो मुख्यालय है वो फिलीपींस के मनीला में है। राजस्थान के इतिहास में या राजस्थान के प्रोस्पेक्ट से एडीबी को देखा जाए तो जो वित्त पोषित योजनाएं हैं वो क्या है, तो एडीबी द्वारा वित्त पोषित प्रमुख सौर परियोजनाएं अपन देखते हैं। तो रिन्यूएबल यानी एडीबी ने रिन्यूएबल एनर्जी परियोजना के लिए $500 मिलियन यानी 4,000 करोड़ रुपए की मंजूर 4,000 करोड़ रुपए मंजूर की है, जिसमें सबसे मुख्य प्रोजेक्ट है बांडला सोलर पार्क। ये जैसलमेर जिले में स्थित है। ये दुनिया का सबसे बड़े सोलर पार्क में एक है। इसकी जो कैपेसिटी है वो 2,245 मेगावाट है। इसके अलावा रामगढ़ सौर ऊर्जा परियोजना है जो जैसलमेर जिले में स्थित है। एडीबी द्वारा इसके लिए 150 मिलियन यानी लगभग 1,200 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की है। इसके अलावा बीकानेर में 750 मेगावाट सौर ऊर्जा के लिए और जालौर में 500 मेगावाट की उत्पादन वाली नई परियोजना में एडीबी द्वारा ऋण स्वीकृति की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में दुनिया का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा कौन सा रहा है, तो यह है दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ओएजी की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा है। इस रिपोर्ट के अनुसार जो दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो 25वें स्थान पर 25वें स्थान पे था, जो 24वें स्थान पर पहुंच गया कि उसकी जो कैटेगरी थी, उसका जो लेवल था वो एक स्थान ऊपर आ गया है। यानी बात करें तो भारत का एकमात्र हवाई अड्डा जो टॉप 25 में शामिल है वो है दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 34वें स्थान से गिरकर 2024 में 44वें स्थान पर आ गया। यानी 2023 में मुंबई का जो छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था, 2023 में इसकी जो कैटेगरी थी 34 थी और ये इसकी कैटेगरी इसकी जो श्रेणी है वो गिर गई है। 2024 में वो 44 स्थान पर पहुंच गया है। जबकि दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की बात करें, हवाई अड्डे की बात करें, तो ये 2023 में 25वें स्थान पे था और 2024 में 24वें स्थान पर पहुंच गया। यानी कुल मिलाकर ये है कि भारत की बात करें ओएजी की रिपोर्ट के अनुसार तो भारत में केवल एकमात्र ऐसा हवाई अड्डा है जो टॉप 25 में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और फ्रांस ने किस क्षेत्र में इंडो फ्रेंच लाइफ साइंसेज सिस्टर इनोवेशन हब स्थापित किया है, तो ये है स्वास्थ्य के क्षेत्र में इंडो फ्रेंच लाइफ साइंसेज सिस्टर इनोवेशन हब स्थापित किया है। वन हेल्थ इसका उद्देश्य जो है कि वन हेल्थ यानी मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य के बीच संबंधों को समझना और संबोधित करना। डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजीज यानी स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटल तकनीकों का उपयोग करके उनकी गुणवत्ता और पहुंच में सुधार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने फरवरी 2025 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है, तो इसका राइट आंसर है $16 मिलियन। अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया भारत व्यापार और निवेश त्वरक कोष TIAF के तहत $16 मिलियन का निवेश किया है। इस पहल का उद्देश्य है ऑस्ट्रेलियाई व्यवसायों को भारत के तेजी से बढ़ते हुए बाजार में नए वाणिज्यिक अवसरों का लाभ उठाने में सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है
डेजर्ट हंट 2025 किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर है जोधपुर। डेजर्ट हंट 2025 एक एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास है जिसे भारतीय वायुसेना ने 24 से 28 फरवरी 2025 तक वायुसेना स्टेशन जोधपुर में आयोजित किया। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना ने भाग लिया इसमें। इसका उद्देश्य तीनों विशेष बल इकाइयों के बीच अंतर संचालन, समन्वय और तालमेल को बढ़ाना था। बात करें पहले त्रिसेवा सैन्य अभ्यास की, तो समुद्रगुप्त अभ्यास था जो 1986 में आयोजित किया गया। पहली बार एक बड़े पैमाने पर संयुक्त युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया जिसमें सेना, नौसेना और वायुसेना ने हिस्सा लिया। इसका उद्देश्य तीनों बलों के बीच समन्वय और एकीकृत युद्ध रणनीतियों को रखना था। इसके बाद ट्राइडेंट 2019 में आयोजित किया गया अभ्यास डिफेंस एक्सपो 2016 में आयोजित किया और हाल ही में डेजर्ट हंट 2025 आयोजित किया गया। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो और कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपडेट के लिए बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। थैंक यू।